हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर की ज्योग्राफी सेक्शन बी का। ठीक है ना, जो आपका सेक्शन बी आएगा पेपर में ज्योग्राफी, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके पीवाईक्यू हैं और ये 5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आपको 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसी वीडियो से आपको पक्का से पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे खुद ही आकर कमेंट करोगे कि सर आपने जैसा करवाया था सेक्शन बी के लिए वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिए बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भूमि संरक्षण के लिए कुछ उपाय लिखिए। भूमि संरक्षण के क्या लिखिए? कुछ उपाय लिखिए। तो देखो, भूमि को बचाने के लिए उपाय लिखना है तो आप में से बहुत सारे बच्चे इजीली क्या करते हो, लिख देते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जिसको आप लिखोगे ना तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लिख तो लोगे, मुझे पता है कि भूमि को बचाने के लिए आप, ठीक है ना, उपाय आप बता दोगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने पॉइंट को ऐड ऑन कर रखा है उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो गारंटी है बेटा आपके पूरे 5 के 5 मार्क्स उस क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन में क्या करना था, तो तुम्हें परिचय लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो देखो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप कि भूमि मानव जीवन का आधार है। भूमि जो है एक हमारे जीवन का बहुत ज्यादा क्या है, बेस है। ठीक है, ये कृषि के लिए, उद्योग के लिए और आवास के लिए सभी भूमि पर निर्भर है। अगर हमें क्या करना है, कृषि करना है तो हम भूमि पे ही करेंगे। अगर हमें, ठीक है, उद्योग लगाने हैं तो भूमि पे ही लगाएंगे। अगर हमें अपना घर बनाना है तो भूमि पे ही बनाएंगे। लेकिन मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अत्याधिक चराई और रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि की उर्वरता घट रही है। पहले आपको परिचय के अंदर यह बताना है कि भूमि को बचाना जरूरी क्यों है हमें, तो आपको उसके रीजन लिखने कि भूमि को बचाना क्यों जरूरी है। तो आप बताओगे कि इसमें मृदा अपरदन हो रहा है, भूमि का मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, वनों की कटाई की जा रही है अत्याधिक, ठीक है, पशुओं को चराया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे भूमि की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो उसका जो उर्वरता है वो घटते जा रहा है। इसलिए भूमि का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए अब आप उपाय बताएंगे कौन कौन से ऐसे आप उपाय करोगे कि तुम्हारा जो भूमि है उसका संरक्षण होगा। पहला वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगाओगे, वृक्ष। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बहुत ही मजबूती से पकड़ती है। जब वर्षा होती है या पानी मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता है। पेड़ हवा की गति को भी कम करते हैं, इससे पवन अपरदन क्या होता है, घटता है। पेड़ क्या करेगा, वृक्षारोपण करने से क्या होगा, तो वृक्ष की जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी को बहुत तेज से क्या करेंगे, जकड़ी रहेंगी। और जब भारी वर्षा होती है तो आपने देखा होगा मिट्टी कटकर निकल कर जाती है। तो मिट्टी कटकर ज्यादा निकलकर वहां जाती है जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। लेकिन जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर मिट्टी कम से कम निकलेगी, क्योंकि मिट्टी को किसने पकड़ रखा है, पेड़ के जड़ों ने पकड़ रखा है। फिर उसके बाद पेड़ क्या करता है, हवा की गति को भी क्या करता है, कम कर देता है, जिससे पवन अपरदन कम होता है। तुमने देखा होगा, ठीक है, जब हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़कर जाती है, तो इससे भी क्या होता है, मिट्टी का अपक्षय हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से भूसंकलन कम हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप हिमालय के क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए उत्तराखंड में जाए, हिमाचल में जाए, ठीक है, इंसानों से ज्यादा तुम्हें पेड़ पौधे मिलेंगे। इंसानों से ज्यादा क्या मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भूसंकलन को कम करता है, मिट्टी की उर्वरता बनाई रहती है और वर्षा जल का क्या होता है, संरक्षण होता है। इसके करने से ये सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, समोच्च रोकिए जुताई, ठीक है ना, समोच्च जुताई, ठीक है, काउंटर प्लगिंग क्या है ये देखो। तो ढलान वाली भूमि पर नीचे से ऊपर की ओर जुताई करने से मिट्टी बह जाती है। जो ढलान वाली भूमि होती है ना, जो ऐसे फ्लैट ऐसे नीचे आकर गिरती है, ऐसे आके नीचे क्या करती है, गिरती है, तो वहां पर अगर हम क्या करेंगे, भूमि की जुताई करेंगे तो मिट्टी बहकर नीचे आएगी। लेकिन ढलान के समांतर जुताई करने से पानी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसको अपनाया जाता है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मिट्टी का कटाव कम होगा और पानी का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये रहा आपका समोच्च रेखीय जुताई। आगे सीढ़ीदार खेती करके, सीढ़ीदार खेती बनाकर हम, ठीक है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। इससे वर्षा का पानी धीरे धीरे नीचे आता है और मिट्टी नहीं बहती है। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सीढ़ीदार खेती का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा पहले टेरिस फार्मिंग, पहले ऐसे 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 करके क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। इससे क्या होता है,
ठीक है, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होती है और मिट्टी का संरक्षण होता है। पट्टी खेती क्या होता है? तो विभिन्न फसलें अलग अलग पट्टियों में बोई जाती है, इससे हवा की रफ्तार कम होती है और मिट्टी उड़कर नहीं जाती है। पट्टी क्या होता है? तो पट्टी में क्या किया जाता है, अलग अलग फसलें बोई जाती है, ठीक है। यह पवर अपरदन को क्या करता है, कम करता है और मिट्टी की नमी भी बनाए रहता है। नियंत्रित चराई, हमें चराई को कम करना चाहिए, ठीक है। अत्याधिक चराई से घास समाप्त हो जाता है और मिट्टी खुली रह जाती है, जिससे कटाव बहुत तेजी से बढ़ता है। घास भी क्या करते हैं, जो छोटे छोटे घास होते हैं उसकी जड़ें भी क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो अगर ज्यादा चराई करवाएंगे तो मिट्टी, ठीक है, जो घास, जब गाय भैंस बकरी क्या, जब घास को ज्यादा चढ़ जाएंगे तो मिट्टी का जो कटाव है वो ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, भूमि की उत्पादकता बनी रहेगी। निष्कर्ष में आपको क्या लिखा है, भूमि संरक्षण उपाय न केवल मिट्टी को बचाते हैं बल्कि कृषि उत्पादन और पर्यावरण संतुलन भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सतत पोषणीय विकास के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसको आप क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना पक्का पेपर में आपके ये क्वेश्चन गिरेगा, किसी ना किसी साइड में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। सतत पोषणीय विकास, तो देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता ना करे, ठीक है। जैसे कि सतत पोषणीय विकास का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम क्या करते रहे, लगातार विकास करते रहे, लगातार हम क्या करते रहे, सतत मतलब लगातार विकास करते रहे, लेकिन आज की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और कल की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि विकास की आड़ में हम इतना ज्यादा संसाधनों का दोहन ना कर दें कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है ना, कुछ उनके पास बचे ही ना, ठीक है। जैसे पहले पिछले जब आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है ना, पत्ते, ठीक है, पत्ते पहन के क्या करते थे, रहते थे। तो अगर इसी तरीके से हमने अपने संसाधनों का दोहन किया तो आने वाली भी पीढ़ी भी क्या करेगी, बस पत्ते ही पहन के रह जाएगी। तो इसलिए सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है हमें विकास ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी से समझौता ना करा जाए, संसाधन आज भी इस्तेमाल में किया जाए और आने वाले समय के लिए भी संसाधन बचे रहे। इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आज तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधनों की अत्याधिक दोहन हो रहा है, इस कारण पर्यावरण हमारा असंतुलित हो रहा है। इसलिए सतत विकास का आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, इसलिए सतत विकास क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। सतत विकास का मतलब समझ में आ गया और सतत विकास जरूरी क्यों है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। आइए इसके महत्व की बात करते हैं। सतत विकास क्या करेगा, हमारी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा। सतत विकास क्या करेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है ना, उपलब्ध तो है ज्यादा लेकिन ठीक है बहुत ही जनसंख्या के लिए फिलहाल कमी है। यदि उनका अनियंत्रित उपयोग किया जाएगा तो समाप्त हो सकते हैं। और सतत विकास संसाधनों के संतुलित और विवेकपूर्ण प्रयोग पर जोर देता है। जब अगर हम सतत विकास करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, संरक्षण होगा। ये वर्षा जल का संचयन करता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे सौर पवन ऊर्जा का उपयोग पर ज्यादा बल देता है, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति हमारी क्या रहेगी, संतुलित बनी रहेगी। आइए अगला क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे पर्यावरण का संरक्षण करता है। पहले उसने हमारे संसाधनों का संरक्षण किया, अब हमारे क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। तो तेजी से औद्योगिकरण, विकास और शहरीकरण के कारण वायु, जल और भूमि काफी ज्यादा क्या और ये प्रदूषित हो रही है। सतत विकास स्वच्छ तकनीकों और पर्यावरण अनुकूलन उपायों को अपनाने पर क्या करता है, बल देता है। सतत विकास क्या कहता है कि आप क्या करिए, ठीक है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखे, ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या रहे, काफी ज्यादा अनुकूल रहे, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लास्टिक के उपयोग पर कमी करता है। ये बोलता है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, रासायनिक खेती ना करके जैविक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये इसका प्रभाव क्या होगा, तो ये प्रदूषण को कम करेगा और जैव विविधता की रक्षा भी करेगा। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सतत विकास क्यों जरूरी है। तो आर्थिक स्थिरता लेकर आता है और दीर्घकालीन विकास के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। यदि संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो आर्थिक विकास भी रुक जाएगा।
अगर हमारे पास संसाधन नहीं रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि अर्थव्यवस्था लंबे समय तक क्या रहे, काफी ज्यादा स्थिर बने रहे। इसके उदाहरण देखा जाए तो खनिजों का वैज्ञानिक और नियंत्रित खनन पर जोर देता है। ये बोलता है खनिजों का क्या करो, वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करो। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग मतलब कि हमारे पास जितने संसाधन है उसको उतनी लिमिट में प्रयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहे, बचा रहे। और नियंत्रित खनन किया जाए, खनन भी कम से कम किया जाए। ऊर्जा तकनीकों का उपयोग किया जाए, यानी कि ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए जो ऊर्जा के लिए काफी ज्यादा दक्ष हो। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आर्थिक विकास निरंतर बना रहता है और भविष्य में संसाधन संकट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्यों महत्वपूर्ण है, सतत पोषणीय विकास। तो सामाजिक समानता बढ़ाता है, क्या करता है, समाज में समानता लेकर आता है। तो सतत विकास केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने पर जोर देता है। हमारा सतत पोषणीय विकास की जो धारणा है वो क्या कहता है कि समाज में जितने भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का जो बंटवारा है वो समाज में सभी के साथ बराबर बराबर होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, सामाजिक समानता आएगी। सामाजिक समानता तभी ना आएगी, विकास का लाभ गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचना चाहिए। किसके तक पहुंचना चाहिए, विकास का जो लाभ है गरीब से लेकर गरीब और कमजोर से कमजोर वर्गों तक पहुंचना चाहिए, जिससे क्या होगा, समाज में समानता स्थापित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा योजनाएं लागू करके और रोजगार गारंटी योजनाएं लागू करके इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो गरीबी कम होगी और सामाजिक असमानता घटेगी। आइए अगला क्यों महत्वपूर्ण है, तो जलवायु परिवर्तन में सुरक्षा करता है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं हमारा जलवायु परिवर्तन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अत्याधिक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो सतत विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा को अपनाने की वकालत करता है। ये क्या कहता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और वृक्षारोपण अभियान को चलाया जाए। इससे क्या होगा, हमारा जलवायु संतुलित रहेगा और प्राकृतिक आपदा में कमी आएगी। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, तो सतत पोषणीय विकास वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, पर्यावरण को संतुलित बनाता है और आर्थिक स्थिरता भी लेकर आता है और समाज में समानता स्थापित करता है। तो ये इसके निष्कर्ष हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन में पर्यावरण चिंताओं को शामिल करने की चुनौतियों और लाभों का स्पष्ट कीजिए। जो हम संसाधन का नियोजन कर रहे हैं और जो हम पर्यावरण का प्रबंधन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी चिंताएं हैं, उसको शामिल करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होगा जब हम क्या करेंगे, इन चुनौतियों पर, इन चिंताओं को विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। तो देखिए, संसाधन नियोजन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक, संतुलित और दीर्घकालीन उपयोग करना। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो संसाधन नियोजन का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक, संतुलित और दीर्घकालीन उपयोग करना। आज के समय में विकास कार्यों जैसे उद्योग, खनन, बांध निर्माण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिए संसाधन नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों की बात करते हैं। तो आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण का संरक्षण। आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस आर्थिक विकास की आड़ में हम क्या करें, अपनी पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कई बार सरकार और उद्योग तेजी से आर्थिक विकास चाहते हैं, जिससे जंगलों की कटाई की जाती है, खनन होता है और प्रदूषण बढ़ता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यानी कि विकास भी करना है और अपनी पर्यावरण को भी बचाना है। तो इस चीज को काफी लेकर ये हमारे सामने क्या है, चुनौती है। ठीक है, पहली चुनौती जनसंख्या का दबाव। तो भारत जैसे देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि, जल और ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। अधिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पर क्या बढ़ा, दबाव बढ़ा। तो एक चुनौती हमारे पास क्या आई, जनसंख्या का दबाव। अगली चुनौती की बात करते हैं तो जागरूकता और शिक्षा की कमी। लोगों के अंदर जागरूकता कम है, पर्यावरण को लेकर जागरूकता कम है, संसाधन नियोजन को लेकर जागरूकता कम है और शिक्षा की कमी भी है। तो ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में कई लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नहीं समझते हैं। ठीक है, नियम होने के बावजूद उनका पालन करना सही ढंग से नहीं होता। गांव के जो देहात के लोग होते हैं वो, ठीक है, पर्यावरण को लेकर ज्यादा सचेत नहीं होते हैं। उनको नियम कानून होने के पता होने के बावजूद भी वो, ठीक है, अपने पर्यावरण को बचाने में कम से कम योगदान देते हैं। ठीक है, अगली चुनौती क्या है, तकनीक और वित्तीय सीमाएं। हमारे पास अच्छी तकनीकें नहीं है, ठीक है, तकनीकें हैं तो काफी ज्यादा महंगी है। विकासशील देशों के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाएं लागू करना कठिन हो जाता है।
नीतियां और क्रियान्वयन की कमजोरी। हम नीतियां तो बना लेते हैं लेकिन उसका लागू करने में हम क्या करते हैं, कमजोरी कर देते हैं। कानून तो बने होते हैं लेकिन उनका सही पालन नहीं हो पाता है, ठीक है। अवैध खनन और प्रदूषण जैसी समस्याएं जारी होती है। तो ये आपको समझ में आया हमारे पर्यावरण में संसाधन नियोजन से लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौती कौन सी थी, आपकी आर्थिक विकास की चुनौती थी और पर्यावरण को संरक्षण बचाने की चुनौती थी। दूसरा था आपका जनसंख्या दबाव, तीसरा था जागरूकता और शिक्षा की कमी, चौथा था तकनीक और वित्तीय समस्याएं और नीतियों और क्रियान्वयन की कमजोरी, ठीक है। अब इसको अगर हमने इसको, ठीक है, अपने संसाधन नियोजन में चुनौतियों को देख लिया है तो इससे क्या क्या लाभ होगा। तो पर्यावरण का संरक्षण होगा, वन जल और भूमि संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है। जैव विविधता क्या रहती है, इससे सुरक्षित रहती है, इससे सतत विकास में मदद मिलेगा। तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता भी सुरक्षित रहती है, संसाधनों का दीर्घकालीन उपयोग संभव हो पाता है। अगला है प्रदूषण में कमी। किसमें कमी, प्रदूषण में कमी। तो स्वच्छ ऊर्जा, सौर पवन के उपयोग से वायु और जल प्रदूषण घटता है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है, आर्थिक स्थिरता आती है इससे, ठीक है ना। संतुलित संसाधन उपयोग से अर्थव्यवस्था लंबे समय तक क्या रहती है, मजबूत रहती है। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। तो संसाधनों का न्याय संगत वितरण से क्या होगा, हमारे समाज में समानता आएगी, गरीब और कमजोर वर्गों की भी विकास मिलता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन से पर्यावरण चिंताओं को शामिल करना चुनौतीपूर्ण आवश्यक है, लेकिन इसके लाभ दीर्घकालीन और व्यापक होते हैं। अगर हम अपने चुनौतियों पर, अपने चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देंगे तो इससे जो लाभ होने वाला है वो काफी लंबे समय तक मिलने वाला है। यह प्राकृतिक संतुलित बनाए रखता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विकसित और विकासशील देशों के संसाधनों के उपयोग की तुलना करना है कि विकसित देश किस प्रकार से संसाधन का उपयोग करते हैं और विकासशील देश संसाधन का कैसे उपयोग करते हैं। विकसित देश वो होते हैं जो अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका। विकासशील देश वो होते हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। विकासशील देश वो होते हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि भारत। विश्व के देश आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विकसित और विकासशील देशों में विभाजित किए जाते हैं। यानी कि आर्थिक आधार पर हम क्या कर सकते हैं, देशों को दो भागों में बांट सकते हैं, बांट तो तीन में सकते हैं। आर्थिक विकास के आधार पर देशों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका विकसित, एक विकासित और एक अल्प विकसित, ठीक है। 3 आधार पे हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल विकसित देशों के और विकासशील देशों के संसाधनों का उपयोग के बारे में तुलना करनी है। दोनों प्रकार के देशों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग की मात्रा, तकनीक और संरक्षण की नीतियों में अंतर पाया जाता है। संसाधनों का असमान उपयोग वैश्विक असंतुलन और पर्यावरण समस्याओं के कारण बनते हैं। अगर हम क्या करें, संसाधनों का असमान प्रयोग करेंगे, जितनी हमें आवश्यकता उससे ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, पर्यावरण के अंदर समस्या उत्पन्न होगी। आइए बात करते हैं इनके संसाधनों की उपलब्धता कि किस देश के पास कितने संसाधन उपलब्ध है और उनका उपयोग किस प्रकार से है। तो विकसित देश की बात करते हैं तो विकसित देशों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन वह संसाधनों का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जनसंख्या कम, लेकिन विकसित देश क्या करते हैं, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति संसाधन उपयोग बहुत अधिक होता है। एक व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज्यादा संसाधन का उपयोग करता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और जापान जैसे देशों में ऊर्जा और खनिज की खपत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऊर्जा और खनिज की खपत क्या है, बहुत ज्यादा है। संसाधनों का तेजी से दोहन पर्यावरण के लिए अधिक दबाव होगा। लेकिन बात करते हैं विकासशील देशों की, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि भारत, लेकिन प्रति व्यक्ति संसाधन का उपयोग कम होता है। संसाधन का उपयोग ज्यादा कौन करता है, विकसित देश, लेकिन जनसंख्या कम होती है। विकासशील देश क्या करते हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा होती है लेकिन संसाधनों का कम प्रयोग करते हैं। कई बार संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी तकनीक की कमी है, कारण उनका प्रयोग नहीं हो पाता। जैसे कि हमारा ही देख लो, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में तेल, पेट्रोलियम मुंबई हाई में बहुत ज्यादा है, मुंबई हाई में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास पेट्रोल, ठीक है, उसको रिफाइनिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, खाड़ी देशों से मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो विकासशील देशों का यही हाल है कि उनके पास संसाधन है लेकिन तकनीक नहीं है। इंडिया जैसे देशों में संसाधनों का उपयोग विकास की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ रहा है। संसाधनों पर दबाव लेकिन उपभोग विकसित देशों से कम करते हैं, ठीक है। आइए तकनीक की बात करते हैं और प्रबंधन की बात करते हैं कि विकसित देश के पास ज्यादा तकनीक है या विकासशील देशों के पास ज्यादा तकनीक है और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं।
तो विकसित देशों की बात करें तो उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर और कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हैं। वे संसाधनों का प्रयोग ज्यादा तो करते हैं लेकिन ये वेस्ट नहीं करते संसाधनों का, ये पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं और संरक्षण तकनीक बेहतर होती है क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे लाभ क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। हानि क्या होती है, तो प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षय होता है। अब विकासशील देशों की बात करते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है और वित्तीय संसाधनों की कमी है। कई बार पारंपरिक तरीकों से संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। संरक्षण की नीतियां और अभी विकासशील अवस्था में है। अगला, पर्यावरण पर प्रभाव। कौन ज्यादा पर्यावरण पर प्रभाव देता है, तो भाई विकसित देशों में सबसे पहले औद्योगिकरण आया। विकसित देशों में सबसे पहले क्या आया, औद्योगिकरण आया। तो औद्योगिकरण के कारण कार्बन उत्सर्जन अधिक हुआ है, वैश्विक ताप वृद्धि में बड़ी योगदान हुआ है। तो यानी कि वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विकसित देशों का ही रहा है क्योंकि विकसित देशों में सबसे पहले औद्योगिकरण आया है। विकासशील देशों की बात करते हैं तो ये प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन ऐतिहासिक रूप से योगदान कम रहा है। जितना विकसित देशों ने प्रदूषण को फैलाया है उससे कम तो विकासशील देशों ने ही फैलाया है। अब सतत विकास की दिशा में प्रयास बढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण कर देखते हैं, ठीक है ना, तो विकसित देशों की देखते हैं तो संसाधनों का अधिक दोहन उच्च जीवन स्तर पर बनाए रखता है। कई बार विकासशील देशों से कच्चा माल आयात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो विकासशील देशों के पास संसाधन ज्यादा है तो विकसित देश क्या करते हैं, उनसे आयात करते हैं। जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, ये किससे तेल मंगाते हैं, खाड़ी देशों से तेल मंगाते हैं। विकासशील देशों की बात करते हैं तो कच्चा माल का निर्यात और तैयार वस्तुओं का आयात करते हैं। कच्चे माल मंगाते हैं, ठीक है, कच्चे माल का निर्यात करते हैं और जो तैयार वस्तु होती है उनका आयात करते हैं। भेजते क्या है, कच्चा माल, मंगाते क्या है, पक्का माल। संसाधनों के असमान व्यापार से आर्थिक निर्भरता बढ़ी है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो विकसित देश संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं जबकि विकासशील देश संसाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग करते हैं, लेकिन जनसंख्या दबाव अधिक होती है विकासशील देशों की। वैश्विक स्तर पर संसाधनों का संतुलित और न्यायसंगत उपयोग आवश्यक है ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके और पर्यावरण असंतुलित कम से कम हो। ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन नंबर 4 आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या है, ठीक है। चाय की खेती के लिए आप खेती कैसे कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चाय एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ये कैसी फसल है, बागानी फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये ठंडी वाले मौसम में भी उग जाती है और गर्मी वाले मौसम में भी उग जाती है, जिसकी खेती विशेष जलवायु, मिट्टी और श्रम परिस्थितियों की सफलतापूर्वक की जाती है। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। चाय उत्पादक देशों में सबसे ज्यादा कौन है, मतलब कि जो चाय उत्पादक देशों में से प्रमुख भी क्या है, एक भारत भी है। तो जो चाय है भारत के अंदर असम राज्य में आपको क्या जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जलवायु की। जलवायु में क्या क्या रहेगा, तो जलवायु में तापमान कैसा रहेगा, तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। ठीक है, पाला यानी कि भाई थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें ओस होनी चाहिए। ठीक है ना, जो मौसम है वो क्या, ठीक है, पाला चाय की फसल के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जो चाय की फसल के लिए जो पाला है, जो ओस है, वो काफी ज्यादा क्या है, हानिकारक होता है। ठीक है, इंडिया के असम और दार्जिलिंग क्षेत्र में अनुकूल तापमान मिलता है। ठीक है ना, अनुकूल क्या मिलता है, तापमान मिलता है। ठीक है, वर्षा की बात करते हैं तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। वर्षा समान रूप से पूरे वर्ष होनी चाहिए और जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल मतलब कि इनकी जड़ों तक जल नहीं पहुंचने चाहिए। अगर जड़ों तक जल इकट्ठा हो गया ना तो ये खराब हो जाएंगे चाय। अधिक आर्द्रता और हल्की धूप चाय की पत्तियों की विकास में सहायता करती है। यानी कि नमी, हमारे पर्यावरण में नमी क्या करती है, चाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा दार्जिलिंग इलाकों में, ठीक है, उनकी जलवायु में कैसी रहती है, नमी रहती है, थोड़ा ठंडा सा पन रहता है। ठीक है, हल्की धूप चाय की पत्तियों के लिए क्या है, काफी ज्यादा सहायक होती है। इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसे होनी चाहिए, तो गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। हल्की अम्लीय मिट्टी चाय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, हल्की अम्लीय मिट्टी हो तो चाय के लिए काफी ज्यादा बेटर होती है। जैविक पदार्थों जैसे भुरभुरी मिट्टी उत्पादन बढ़ाती है। ढाल वाली भूमि पर जल निकास अच्छा रहता है, यानी कि ढाल वाली भूमि पर क्या तो जल आसानी से नीचे चले जाते हैं, इनके जड़ों तक पानी इकट्ठा नहीं होता है। स्थलकृति कैसे होनी चाहिए चाय के लिए, तो पहाड़ी ढाल होने चाहिए। चाय की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है ये। आप अगर आप चाहो चाय को कहाँ पे उगाने के लिए, तो मैदानी इलाके में उगाना चाहो तो नहीं उगेगा क्योंकि वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आप ढाल वाले इलाकों में अगर उगाओगे, पहाड़ी क्षेत्र में उगाओगे तो ये अच्छे से उगेगा। ढाल के कारण वर्षा का पानी रुकता नहीं है। दार्जिलिंग और असम
पहाड़ी क्षेत्र है ज्यादातर यहीं पर। चाय की खेती के लिए बहुत ज्यादा श्रम चाहिए होता है, पत्तियों को क्योंकि हाथों से तोड़ा जाता है। सस्ता और कुशल श्रम आवश्यक है, अगर महंगा लेबर लगाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अन्य कारक की बात करते हैं तो नियमित छटाई की जाती है, बागान प्रणाली को अपनाई जाती है और परिवहन और प्रसंस्करण की सुविधाएं होनी चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, चाय की खेती के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा और अम्लीय मिट्टी और ढालदार भूमि होनी चाहिए और सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इन सभी भौगोलिक दशाओं के कारण भारत के असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन सफलतापूर्वक क्या किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, तो ये क्वेश्चन भी किसका था आपका, चाय ही था, ठीक है ना। तो ये तो हमने कर ही लिया, लग रहा दोबारा से आ गया है। दोबारा से क्वेश्चन यही रिपीट हो गया है, ठीक है। कॉपी का करना था, ठीक है, लेकिन चाय आ गया है। चलो कोई इसे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जलोढ़ मिट्टी की क्या करनी है, हमें विशेषताओं को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है, भारत के सबसे व्यापक और उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है यह, ठीक है। नदियों द्वारा लाई गई बालू, गाद और चिकनी मिट्टी के जमाव से बनती है। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तरी मैदान और तटीय मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर, उत्तरी मैदान में और तट वाले इलाकों में पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमि है, ठीक है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से बनी होती है। यह मिट्टी किसके द्वारा बनी होती है, नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से बनी होती है। बाढ़ के समय नदियां गाद और मिट्टी को मैदान में जमा करती है। बाढ़ के समय क्या करती है नदियां, ठीक है, गाद और मिट्टी को काफी ज्यादा जमा करती है। उदाहरण के लिए इंडो गेनेटिक प्लेन में जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी कि जो हमारा, ठीक है, क्या कहते हैं, मैदानी इलाका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये हरियाणा वाला जो इलाका है, दिल्ली वाला इलाका है, वो सब किसकी बनी है, जलोढ़ मिट्टी से ही बनी है। तो इसकी उत्पत्ति समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अवसाद के द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रीय विस्तार करें तो उत्तर भारत के मैदान में प्रमुख रूप से पाई जाती है और पूर्वी तटीय मैदानों में भी इसका विस्तार काफी जाता है। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन में इसका अधिक विस्तार है। इसकी संरचना की बात करते हैं, इसमें बालू, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यह दो प्रकार की होती है, एक भांगड़ जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नई गाद जमा होती है। खादर क्या होता है, काफी ज्यादा अधिक उपजाऊ होता है। इसकी उर्वरता की बात करते हैं, फर्टिलिटी की बात करते हैं, यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके लिए नाइट्रोजन को लेने के लिए तो क्या करते हैं, जो हमारे राइजोबियम होते हैं, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ठीक है, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना काफी ज्यादा होती है। सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी में क्या करें, अधिक से अधिक सिंचाई करें, ज्यादा सिंचाई करें, अच्छा पानी दें, उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी। कृषि के लिए उपयुक्त कौन कौन सी कृषि की जा सकती है इसपे, तो धान उगा सकते हो, गेहूं उगा सकते हो, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों को उगा सकते हो। बहुफसली खेती, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग संभव है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो जलोढ़ मिट्टी भारत का आधार है। इसकी उर्वरता, ठीक है, इसकी उच्च उर्वरता, व्यापक स्तर विस्तार और, ठीक है, फसलों की विविधता के कारण यह देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण कृषि माना जाता है। इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण कृषि माना जाता है। तो ज्यादातर भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किसका बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। आइए बात करते हैं काली मिट्टी की विशेषताओं की, ठीक है। तो काली मिट्टी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। वैसे इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, क्योंकि जो चाय वाला जो क्वेश्चन है वो 2 बार रिपीट हो गया। एक कॉफी वाला क्वेश्चन मेरे को ऐड करना था, लेकिन ठीक है थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया, ठीक है, मैं उसको अभी ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है, काली मिट्टी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लिखा क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन ये 7 हो जाएगा आपका।
तो काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्यतः ठीक है लावा ज्वालामुखी शैलों के अपक्षय से बनी होती है। किसकी बनी होती है? ज्वालामुखी के शैलों के अपक्षय से बनी होती है। यह मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में इसका विस्तार जो है दक्कन पठार में बहुत ज्यादा है। इसकी उत्पत्ति देखें तो ज्वालामुखी की चट्टानों से बेसाल्ट के अपक्षय से बनी होती है। यह ज्यादातर दक्कन ट्रेप के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, दक्कन प्लेटू में इसका काफी ज्यादा विस्तार है। इसकी रंग और संरचना की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है काला होता है और गहरा भूरा होता है। यह चिकनी क्ले और महीन कणों वाली होती है। इसमें नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है, नमी लंबे समय तक बनाए रखती है। ठीक है, गर्मी में यह सिकुड़कर दरारें डालती है और वर्षा में फूल जाती है। गर्मी में क्या सिकुड़ जाती है, तो देखो ना जब दरारें पड़ जाती है तो वो काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है, इसकी उर्वरता की बात करते हैं तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम और लोहा जैसे प्रचुर एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, सूखा सहन कर सकती है। ठीक है, इस होने के कारण यह सूखा सहन कर सकते हैं, यानी कि गर्मियों के दिन में दरारें आ जाती है। ठीक है, फिर भी मिट्टी मरती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ठीक है बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा जल को ग्रहण कर लिया था। इसका क्षेत्रीय विस्तार देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, कृषि के लिए किस खेती के लिए? तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोग है। इसके अलावा गन्ना, गेहूं, तंबाकू, दालों की खेती भी इसमें की जाती है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? तो काली मिट्टी अपनी उच्च जल धारण क्षमता और खनिज तत्वों की उपलब्धता के कारण अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। विशेष रूप से कपास की खेती में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कपास की खेती में क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। या दक्कन पठार क्षेत्र की कृषि इस मिट्टी पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है ना, भारत में कृषि क्षेत्र में भारत में कृषि में सुधार हेतु कोई 5 प्रौद्योगिकी विस्तार की प्रस्तावित कीजिए। ठीक है ना, भारत में कृषि विस्तार के लिए हमें कोई टेक्नोलॉजिकल ठीक है कोई सुधार करने टेक्नोलॉजिकल। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। परंपरागत खेती के कारण उत्पादन और आय सीमित है। यहाँ पर परंपरागत खेती की जाती है, जैसे कि खुरपी, हल, ठीक है, फाल वगैरह से खेती की जाती है, तो इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे लोगों के पास आय कम है। इसलिए कृषि में आधुनिक तकनीकों का अत्यंत आवश्यक है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे? उन्नत बीजों का उपयोग करेंगे, HYV सीडों का प्रयोग करेंगे, रोग प्रतिरोधक और कम से कम पकने वाली ठीक है पकने वाली किस्में अपनाएंगे। कम समय में जो पक जाए, ठीक है, कम समय में पक जाए और उत्पादन क्या करें? ज्यादा दे। ऐसे प्रकार के बीजों का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। एक बार हमने किया था इंडिया में हरित क्रांति के दौरान गेहूं और धान की उन्नत किस्मों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा था, अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता आई थी। सिंचाई की तकनीकों में सुधार करना पड़ेगा, हमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाना पड़ेगा, वर्षा जल संचयन करना पड़ेगा। ठीक है, पानी की बचत होगी और फसल में बेहतर वृद्धि होगी। कृषि मशीनीकरण, हमें कृषि के लिए मशीन लेकर आना पड़ेगा, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, जैसी मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करनी चाहिए। इससे क्या होगा? समय बचेगा और बचत कम होगा और श्रम की लागत भी कम होगी। जैव उर्वरक और संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जैविक खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक उर्वरकों का भी संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मिट्टी परीक्षण करना चाहिए, उसके आधार पर उर्वरक डालना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन बढ़ता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से मौसम की जानकारी लेनी चाहिए। डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म माध्यम से उचित मूल्य की जानकारी भी लेनी चाहिए। इसका लाभ क्या है? तो किसान सही समय पर निर्णय ले सकेंगे और बेहतर लाभ कमा सकेंगे। तो कृषि में प्रौद्योगिकी सुधार उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक तकनीक के उपयोग से भारत की कृषि अधिक उपजाऊ हुई है और लाभकारी बन सकती है। तकनीकी सुधार ही भविष्य की कृषि विकास की क्या है? पूंजी है। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार की हमें टेक्नोलॉजिकल अपने भारत की कृषि में टेक्नोलॉजिकल हमें ठीक है बदलाव करने चाहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है ना, जल प्रदूषण रोकथाम हेतु 5 कोई विकल्प सुझाइए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए 5 उपाय आपको सुझाने हैं। देखो, जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप लिख लोगे, पॉइंट अच्छे खासे लिख लोगे। ठीक है, लेकिन जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, जो मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं, जिस तरीके से कंटेंट दे रहा हूं, जिस तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना है, जिस तरीके से आपको लिखना है,
उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो टीचर भी क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर उसे नंबर काटना होगा तो ये आपको इस प्रकार का आंसर देख के ना वो अगले क्वेश्चन में भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो जल जीवन का आधार है। जल क्या है, जीवन का आधार है। लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण और घरेलू अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नदियां, झीलें और भूजल प्रदूषित होने से मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन करना चाहिए। औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं, जो निकलते हैं, उसका हमें शोधन करना चाहिए। उसको सही तरीके से हमें ट्रीटमेंट करके ही नदी में डालना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले रसायन और विषैले पदार्थ सीधे नदियों में नहीं छोड़े जाने चाहिए। पहले उनका शोधन करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब जाके नदियों में छोड़ना चाहिए। ठीक है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जानी चाहिए। नदियों और जल स्रोतों की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी। अगर हम क्या करें, जल संशोधन करके भेजेंगे, यानी कि अपशिष्ट जल जो है उसको शोधन करके भेजेंगे, तो क्या करेगा, ये हमारी नदियों की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। घरेलू सीवेज का उचित प्रबंधन करना चाहिए। शहरों में गंदा पानी बिना साफ किए जल स्रोतों में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ठीक है करना चाहिए। इससे क्या होगा, जल जनित रोगों में कमी आएगी। जल के द्वारा जो रोग होते हैं, हैजा, ठीक है, ये इस प्रकार के जो रोग होते हैं, इसमें कमी आएगी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित उपयोग। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, खेती में कम से कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। अत्याधिक रसायन वर्षा के कारण पानी के साथ जल नदियों और भूजल में मिल जाते हैं। इससे क्या होगा, जैविक इसके ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग सीमित करना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा प्रयोग करने से ठीक है ये सारे हमारे पानी को खराब कर देंगे। जैविक खेती और प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, मिट्टी और जल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। ठोस कचरे का निपटान सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, घरेलू कचरा हो गया, इन सबको जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। कचरे का पुनर्चक्रण करना चाहिए। अलग अलग कचरा संग्रह प्रणाली अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा, जल स्रोत स्वच्छ रहेंगे। जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए और कानूनों का पालन करवाना चाहिए। लोगों को जल संरक्षण और प्रदूषण नुकसान के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत जैसे अभियान स्थापित करने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज की भागीदारी बढ़ेगी और स्थायी समाधान होगा। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए औद्योगिक नियंत्रण तकनीक और जैविक खेती, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता का अत्यंत आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही जल संसाधनों को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे मानव और पर्यावरण दोनों का संरक्षण क्या होगा, काफी ज्यादा संभव हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है ना, उसको मैंने ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन था चाय वाला, ये वाला कौन सा हमारा, चावल के लिए। ठीक है, देखिए, तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल क्या भारत की प्रमुख खाने वाली फसल है। यह देश के अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है। ठीक है, चावल एक खरीफ फसल है जिसमें अधिक तापमान, अधिक वर्षा और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। इसकी खेती मुख्यतः मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। जहां पे मानसून आता है ना, वहां पर ज्यादा की खेती की जाती है। पहले बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो जलवायु में क्या होना चाहिए, इसका तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। बुआई के समय उच्च तापमान होना चाहिए और वृद्धि के समय गर्म और आर्द्रता वाली आवश्यकता होती है। ठीक है ना, बुआई के समय उच्च तापमान होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, और वृद्धि के समय गर्म होना चाहिए और आर्द्रता वाली जलवायु होनी चाहिए, गर्मी वाली। ठीक है, ठंड या पाला फसल के लिए हानिकारक होता है। अगर ठंडा पड़ गया, ठीक है, अगर आप ठंड के समय क्या करो, चावल को उगाओ, तो ये उसके लिए हानिकारक है, नहीं उग पाएगा। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती संभव है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में इसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए, तो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए जो लंबे समय तक रोक कर रखती है। डेल्टा क्षेत्र में इसकी अत्यधिक उपजाऊ की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में चावल की खेती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी स्थलाकृति कैसे होनी चाहिए, तो समतल होनी चाहिए, मैदानी होनी चाहिए और नीची भूमि उपयुक्त होनी चाहिए। मैदानी इलाके में इसकी खेती की जाती है।
खेतों में पानी भरने की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि खेतों को गड्ढा करके होना चाहिए ताकि उसके अंदर अच्छा खासा पानी भरा जा सके। आपने भी देखा होगा गांव वगैरह में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती द्वारा भी चावल को उगाया जाता है, लेकिन जितना ज्यादा मैदानी इलाकों में जितना अच्छा उग सकता है उतना पहाड़ी इलाकों में नहीं उग सकता है, ठीक है। श्रम लेबर, क्या चीज? श्रम लेबर। चावल की खेती श्रम सघन पर होती है, ठीक है। रोपाई और कटाई में अधिक श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए क्या? जहां कम वर्षा होती है वहां नहरों, ट्यूबवेल्स या पंप सेट की सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे पंजाब में, ठीक है, सिंचाई अधिक आधारित चावल की खेती की जाती है। यहाँ पे उतना, ठीक है, मानसून नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे कैसे की जाती है? सिंचाई के द्वारा, ठीक है। तो चावल की निष्कर्ष में क्या लिखोगे? चावल की खेती के लिए उच्च तापमान, पर्याप्त वर्षा, जलोढ़ व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। समतल भूमि चाहिए, अधिक श्रम चाहिए और भारत की मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। और अब उपजाऊ मैदान इसे चावल उत्पादन के लिए अत्यंत क्या है? उपयोगी है। इसलिए भारत विश्व में प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से नंबर, ठीक है, में से एक पर आता है, यानी कि, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है चावल के उत्पादन में, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, ठीक है। मैं गारंटी बोल रहा हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। हर सेट में इस क्वेश्चन से जरूर इस वीडियो से हर सेट में क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाले हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को क्या करो, ठीक है, जारी रखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एसएसटी में हाई स्कोर करना है ताकि तुम्हारे मैथ और साइंस के स्कोर को भी क्या कर दे, ये कवर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।